सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के संभल की खबर बताते हैं, जहां पर एसपी सांसद यानी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और सांसद के नए मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को भी तोड़ दिया गया। इसके लिए नोटिस पहले दिया जा चुका था। वहीं बर्क पर बिजली विभाग ने 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है। एसपी सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है, जिस पर अब सियासत जारी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ सरकारी अमले का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एसपी सांसद के घर के बाहर नाली पर बनाई गई अवैध सीढ़ियों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया है। एसपी सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, एसपी सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिजली विभाग की तरफ से जुर्माने की वसूली के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पर जुर्माना जमा नहीं करने पर बिजली विभाग कठोर कार्रवाई कर सकता है। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस और प्रशासन की टीम के एक्शन का ऐतराज जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठी रिपोर्ट और बदनाम करने वालों, देश देख रहा है। 24 तारीख को संभल में नाइंसाफी हुई। मेरी कौम के साथ जुल्म हुआ। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिले, इसीलिए ये सब हो रहा है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वहीं सांसद बर्क के पिता ने जियाउर रहमान बर्क और उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। योगी जी के उनके कम्युनल माइंडेड हैं वो, और उनकी स्पीचें भी आपने सुनी होंगी। सब जानते हैं कि वे कितनी नफरत आमेज होती हैं और भड़कावे वाली होती हैं। स्मार्ट मीटर वो क्या दिखा रहा है, ये उनके हाथ में है, वो जैसा दिखा दें, लेकिन हम सोलर का इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं। बिजली उपकरण चेक करने के बाद में थाना नखासा पे बिजली विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके साथ में राजकार्य में बाधा डालने का इस तरह के कृत्य यहाँ पे ममलुकुर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। उन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो कर्मचारी है उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने की बात है वो बताई है और उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से दंगाइयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। करीब 200 पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। हिंसा के बाद से सैकड़ों उपद्रवी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। संभल पुलिस के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में छापेमारी। पुलिस का जल्द बड़ी गिरफ्तारियां करने का दावा। संभल हिंसा में नामजद आरोपी एसपी सांसद बर्क के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर सांसद के नए मकान में अवैध अतिक्रमण पर चला। प्रशासन ने सड़क पर मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण हो रहा था। इस बारे में प्रशासन पहले ही बर्क को नोटिस जारी कर चुका था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी ने सनातन और हिंदू मंदिरों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर समय हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, कभी काशी, कभी अयोध्या, तो कभी संभल में मंदिरों को तोड़ा गया। सीएम योगी ने सवाल किया कि बांग्लादेश में उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या कुछ हुआ था। जिन्होंने सनातन का अपमान किया वो औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। वहीं योगी के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात कही।
दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के वक्त शरण दी है। दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है, और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि क्या हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था। कभी काशी विश्वनाथ धाम, कभी अयोध्या में, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि, तो कभी भोजपुर में। हर वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में, ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। सीएम योगी ने आक्रांताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी चलाते। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? वहीं समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। एसपी के प्रवक्ता का कहना है कि सीएम योगी सैकड़ों साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास आज की मौजूदा समस्याओं और लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं है। और अगर आपको धार्मिक कर्मकांड का बहुत शौक है, सैकड़ों साल की कहानियां, हजारों साल की कहानियां, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अगर आप गोरखपुर मठ ज्वाइन कर लें दोबारा, तो ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद की बातें करना ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। जनता के मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को जवाब देना होगा। अब ये मुद्दा नहीं चल रहा, जनता समझ गई है कि रोज केवल अपने आप को ध्यान से भटकाने के लिए हम मस्जिद में मंदिर खोज रहे हो, मंदिर को तोड़वा रहे हो और मंदिर और मस्जिद की बात करते हो। समाज समझ चुका है, समाज ये जानता है कि शिक्षा कब मिलेगी, स्वास्थ्य हमारा कब, हमारा ध्यान दिया जाएगा, व्यापार कब चलेगा, महंगाई कब खत्म होगी, हमको रोजगार कब मिलेगा। हाल ही में सीएम योगी ने संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास भी याद दिलाया था। कैसे संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बचेगा नहीं। वहीं संभल मुद्दे पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संसद का सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, तो वहीं राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। जब संसद आज शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने बेहद नाराजगी जाहिर की। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने चैंबर में बुलाया, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को नसीहत दी और कहा कि सभी सांसद सदन की गरिमा को बनाए रखें और संसद के किसी भी गेट पर कोई सांसद प्रदर्शन ना करें। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज भी गतिरोध लगातार बरकरार रहा।
लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों ही सदनों में आज फिर वही सब देखने को मिला। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से संसद परिसर में जो धक्का मुक्की हुई थी और जो राहुल गांधी पर आरोप लगे और कांग्रेस की तरफ से दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए गए, उसके बाद आज बेहद ही नाराजगी व्यक्त दोनों ही सदनों में की गई। एक तरफ राज्यसभा के सभापति की बात करें तो उन्होंने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया, उनको ये कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बननी चाहिए। वहीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि संसद परिसर में किसी तरह के हंगामे, धरने, प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी सदस्य को ऐसा करना उचित नहीं ठहराता है, शोभा नहीं देता। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करे, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. तो आपने देखा कि किस तरह से स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा की तरफ से कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। जो घटनाक्रम कल का रहा, आपको यह भी बता दें कि दोनों ही सदनों में संविधान पर चर्चा हुई, उसके बाद अंबेडकर को लेकर विवाद उठा और कल जब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी के भी सांसद जब निकल रहे थे संसद परिसर में, उसी दौरान दोनों का आमना सामना हुआ और एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। बड़ी खबर आपको आइए बताते हैं, कोटा से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। विज्ञान नगर क्षेत्र में कोचिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया। बिहार निवासी छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। 8 महीने पहले जेईई परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्र आया था। विज्ञान नगर पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी है। तो बेहद दुखद खबर कोटा से आ रही है, जहां विज्ञान नगर क्षेत्र में कोचिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है। बिहार निवासी छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। 8 महीने पहले ही जेईई परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्र आया था। विज्ञान नगर पुलिस ने परिवार वालों को इस संबंध में सूचना दे दी है। संसद का एक बार फिर से रुख करते हैं, जहां आज बैग पॉलिटिक्स एक बार फिर देखने को मिली। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग पहुंची, जिस पर 1984 लिखा हुआ था। जैसे ही प्रियंका संसद भवन के मकर गेट पर पहुंची, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी उनके पीछे गई। इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची। अच्छा, अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तस्वीर जब सबसे पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद में पहुंची थी, और दूसरी तस्वीर तो आप आज की देख रहे हैं, जहां पर 1984 लिखा हुआ ये बैग भेंट किया गया सांसद अपराजिता की तरफ से। और इससे पहले बांग्लादेश लिखा हुआ बैग भी, फलस्तीन वाले लिखे बैग से अगले दिन बांग्लादेश लिखा हुआ बैग प्रियंका गांधी लेकर संसद परिसर में पहुंची। तो बैग पॉलिटिक्स ये साफ तौर पर देखने में आ रही है संसद भवन में। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी मेरे भाई हैं और हम जानते हैं कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है। उनकी बहनों इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूं, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है
देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। असम पुलिस ने कैसे टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जिसके निशाने पर हिंदूवादी और आरएसएस के नेता थे। 3 राज्यों से छापेमारी में गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों से जो कुछ पता चला है वो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर रहा है। क्या कुछ हम कहना चाह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। असम एसटीएफ का बड़ा पर्दाफाश, हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश, पाकिस्तान बांग्लादेश की खौफनाक चाल, आतंकियों का तबाही वाला प्लान बेनकाब। ये उन दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं जिन्हें असम एसटीएफ ने केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से शिकंजे में लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी आतंकी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एटीबी से जुड़े हैं। खबर है कि इस संगठन के साथ आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी आतंकियों के निशाने पर देश के हिंदूवादी और आरएसएस नेता थे। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों में हमीदुल इस्लाम, अब्दुल करीम, मोहम्मद अब्बास अली, नूर इस्लाम मंडल, इनामुल हक, मजीबर रहमान, मिनारुल एस के शामिल हैं। इन सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदूवादी और आरएसएस नेताओं को टारगेट करने वाली साजिश का मास्टरमाइंड बांग्लादेश का है, जिसका नाम मोहम्मद साद रादी उर्फ शब शेख है। बांग्लादेश के राजशाही का रहने वाला शब शेख असम और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल तैयार करने और जिहादी विचारधारा को फैलाने में जुटा था। इस दौरान बांग्लादेश की सीमा से सटी मुर्शिदाबाद जिले से मीनारुल शेख और अब्बास अली को गिरफ्तार किया गया। मीनारुल शेख की पत्नी का दावा है कि उसका पति मजदूरी का काम करता था और अब्बास के साथ मिलकर मदरसा चलाता था। बांग्लादेश के बीएनपी नेताओं ने कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी समेत 7 सिस्टर्स यानी उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जे की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। इसी नजदीकी का असर ये है कि बांग्लादेश की सेना के रिटायर्ड अधिकारी भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश की हिमाकत की कहानी यहीं तक नहीं है। बीएनपी नेता हाफिजुल अहमद भारत को युद्ध की चेतावनी भी दे रहे हैं। 16 डिसेम्बर 71 मुक्तियुद्ध शेष হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া। যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাংলাদেশী নাগরিকের বেসিক প্রয়োজন না মিটবে, যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি না ফুটবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা যেই সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য 71-এ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি সেই সমৃদ্ধি আমরা দেখতে না পাবো এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতি সকল ভ্রুকুটি নিশ্চিহ্ন না হবে ততদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলবে এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাব। 71 মুক্তিযুদ্ধ ছিল অদ্ভুত এক যুদ্ধ, জাতির যুদ্ধ, জনতার যুদ্ধ। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ भारत का ही आक्रोश नहीं बढ़ा बल्कि वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश की फजीहत हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के दम पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ उकसाने वाले न सिर्फ बयान दे रहा है बल्कि भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज भी तैयार कर रहा है।